लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जल संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। आज हमारा टॉपिक है भूमि संरक्षण। हम लोग पढ़ेंगे भूमि संरक्षण के बारे में। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन आज पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में भूमि को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम भूमि को संरक्षित नहीं करते हैं तो आने वाले समय में भूमि प्रदूषण की वजह से या भूमि अपरदन की वजह से या विभिन्न प्रकार के उन कारणों से जिससे हमारी उत्पादन क्षमता कम हो रही है, इसकी वजह से हमें आगे समय में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भूमि को संरक्षित करें। सबसे पहले बात है कि हम भूमि को संरक्षित कर कैसे सकते हैं। तो पहला है नंबर 1, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। हम भूमि संरक्षण के लिए पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर जमीन समतल नहीं होती है, वहां पर हम सीढ़ीदार खेतों में फसल उगा सकते हैं। वहां पर हम सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं, समतल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उस पर हम फसल उगा सकते हैं, जिससे भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा है खेतों में बंधिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। जिन खेतों में ढाल होती है वहां पर पानी बहने से छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और हमारी उपजाऊ मिट्टी बड़े बड़े नालों की वजह से नदियों में बह जाती है। ऐसे में हमें वहां पर खेतों में छोटी छोटी बंधिकाएं बना देना चाहिए, जिससे पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगी, मिट्टी वहीं पर रुक जाएगी और हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद है शुष्क प्रदेशों में पवन द्वारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए रक्षक मेखला बनाना। रक्षक मेखला सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब हम पौधों को एक कतार से, एक लाइन से लगा देते हैं, रोपित कर देते हैं, तो उसे हम रक्षक मेखला कहते हैं। शुष्क प्रदेशों में पवन द्वारा जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है उसको पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिससे हमारा मृदा अपरदन होता है। इसको रोकने के लिए हम वृक्षारोपण करके उनकी कतार बनाकर उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि वृक्ष मिट्टी को बहने और उड़ने से रोकते हैं। इसके बाद है पर्वतीय ढाल व ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना। जो भी पर्वतीय ढाल है या जो ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं, वहां पर जो जल बह रहा है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं बांध बनाकर। उससे क्या होगा, एक तरफ तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा, दूसरा धीरे धीरे वहां बांध बनने की वजह से ऊंचाई की मिट्टी नीचे बहकर आएगी और हमारी भूमि समतल हो जाएगी। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम चारागाह का विकास करते हैं तो वहां पर मिट्टी की ऊपरी सतह पर घास होगी और जानवरों के लिए सबसे पहले तो वहां पर जानवरों के लिए हरी घास उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, वह मिट्टी पानी के साथ नहीं बहेगी, जिससे हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये था आपका भूमि संरक्षण। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। आप सभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं, तो आज हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये है भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या। आज औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि की वजह से और यातायात के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर या ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जिनकी वजह से सूर्य की किरणें जो आती हैं और वह इन गैसों की वजह से अवशोषित कर ली जाती हैं, वह वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो पहला है वृक्षों का निरंतर कटान।
आज वृक्ष लगातार कट रहे हैं। लोग बिल्डिंग बनाने के लिए या फसल उत्पादन के लिए या विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों के लिए जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। साथ ही इमारती लकड़ी आदि का प्रयोग करने के लिए वृक्षों का अत्यधिक कटान हो रहा है या वृक्षों को काटा जा रहा है। तो ये वृक्षों के कटने से, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का वह शोषण करते हैं, उनके कटने से यह गैसें शोषित नहीं होती हैं और हमारे वायुमंडल में बनी रहती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। दूसरा है परंपरागत ईंधन का प्रयोग। आप सभी जानते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है? परंपरागत ईंधन है। जब इनका हम अत्यधिक दोहन करते हैं, अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार की जो गैस निकलती हैं वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके बाद है शीत यंत्रों का प्रयोग। आप सभी जानते हैं आज रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि का अत्यधिक बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। हम कार आदि में या ट्रेनों में एसी का प्रयोग करते हैं, जिससे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हानिकारक गैसें निकलती हैं, वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद है रासायनिक खाद। विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद जो खेतों में उत्पादन के लिए डाली जाती हैं, वह भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि उनसे विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। इसके बाद है अनेक जैविक प्रक्रियाएं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हमारे वातावरण में आज पाई जा रही हैं, जैसे प्लास्टिक है या विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनके विघटन की प्रक्रिया में, जो जैविक प्रक्रियाओं में उनसे उत्सर्जित जो गैसें होती हैं, उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से हानियां। कौन कौन सी हानियां हैं ग्लोबल वार्मिंग से? तो पहला है वाष्पीकरण द्वारा पानी की कमी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? जब ताप बढ़ जाता है तो नदियों का, तालाबों का जो पानी होता है, नहरों का, झील का, वह जो है वाष्पीकरण द्वारा हमारे वायुमंडल में चला जाता है, जिससे पानी की कमी होती है। पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है, क्योंकि जब बारिश में इकट्ठा पानी बरसता है तो वह समुद्र में पहुंच जाता है बहकर। तो सबसे पहला कारण यही, सबसे पहली कमी होती है पानी की, पीने पानी की कमी हो जाती है। आज हमारे देश में महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे भी जो विभिन्न राज्य हैं, वहां पर पीने की भारी कमी हो चुकी है। उसकी तो बात छोड़ ही दें, यदि हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी आज पानी नहीं है। पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। इसके बाद है पेड़ पौधों व जीवों की अकाल मृत्यु। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ पौधों की अकाल मृत्यु होती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से पेड़ पौधों को सही से पानी नहीं मिल पाता है, जीवों को भी नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या विभिन्न प्रकार की और बीमारियां उत्पन्न होती हैं इसकी वजह से, जिससे अकाल मृत्यु होती है। इसके बाद है जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, क्योंकि जो भी ग्लेशियर हैं, वहां का जल जब पिघल कर नदियों में बहता है और नदियों में जब नाले गिरते हैं तो वह पूरा जल प्रदूषित हो जाता है। साथ ही वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली जो विभिन्न गैसें हैं, वह वायु को प्रदूषित कर देती हैं, तो इससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसके बाद है समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। जो हमारे ग्लेशियर में लगातार पिघल रहे हैं, इसकी वजह से वो जो जमी हुई बर्फ है वह पानी में बदलकर समुद्र में आ रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर ऊपर आ रहा है। इससे जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहां के निचले हिस्सों में पानी भरने की संभावना है। यदि इसी प्रकार से ताप बढ़ता रहा तो एक दिन वो जो तटीय क्षेत्र है, जैसे बॉम्बे वगैरह शहर हैं, वह इसके अंदर डूब जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। इसके बाद जीवन यापन में कठिनाई। आप सभी जानते हैं कि आज गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी में या ताप में जितना वृद्धि हो रहा है, पारा 50 तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में जीवन यापन में कठिनाई होती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ठंडे देशों में काम करना आसान होता है, गर्म देशों में काम करने में कठिनाई होती है। इसलिए जीवन यापन में भी यह समस्या उत्पन्न करता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए या ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।